हेलो एंड वेलकम टू एमएफएससी यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ मौजूद हैं इंटरव्यू कम डिस्कशन के लिए एमएफएससी 4.0 के सिलेक्टेड स्टूडेंट जो कि करंटली जेएमआई बीएलएलबी के स्टूडेंट हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग हमारे व्यूवर्स को वन बाय वन अपना इंट्रोडक्शन दें। My name is Altamas Raza and I got selected in Jamia and AMU BLLB. Now I am a student of Jamia Millia Islamia, Faculty of Law, regular batch. मेरा नाम काशिफ हयात है और मैं सहरसा बिहार से बिलोंग करता हूं और मेरा सिलेक्शन अलीगढ़ और जामिया दोनों में हुआ है और करंटली मैं जामिया में बीएलएलबी में पढ़ रहा हूं। My name is Valia Nazir and I am from Patna, Bihar, and I have been selected in Jamia BLLB regular program. Hello everyone, I am Archita Chawla and I belong to Himachal Pradesh and I got selected for JMI BLLB program as well as PU BLLB program. Assalamualaikum everyone, this is Mantasha Khan and I am from Madhya Pradesh. I am selected in JMI BLLB this year and I have secured 21 rank. Assalamualaikum everyone, my name is Imra Fatma Faruqi. I am from Kanpur and I have been selected in Jamia and AMU BLLB exam this year. Assalamu alaikum everyone. I am Israr Hussain Shah from district Poonch of Jammu and Kashmir. I am selected in Jamia Millia Islamia BLLB regular course and got 15 rank in BA Political Science. तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही है कि एमएफएससी के बारे में आपको कहाँ से पता चला? अगर MFEC के बारे में बात करूँ तो मुझे अपने भैया से पता चला, यासिर हाशमी जो कि RCA में है अभी, तो उनके थ्रू मुझे पता चला था। जी, तो अगला सवाल मेरा आपसे इमरा कि एमएफएससी की आपने कोचिंग ज्वाइन करी और आपकी रैंक भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी आई है, तो आपको क्या लगता है कि एमएफएससी ज्वाइन करने के बाद और उससे पहले आपकी प्रिपरेशन में किस तरीके का बदलाव आया, क्या चेंज मिला, कैसी फैकल्टी थी और किस तरीके की पढ़ाई होती थी? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि मैं ड्रॉपर हूँ एक्चुअली। मैंने 1 साल प्रिपरेशन करी है और मैंने एमएफएससी ज्वाइन करने के बाद आई थिंक मेरी जो स्टडिंग थी वो काफ़ी अच्छी हो पाई रदर देन उससे पहले, और बहुत सारी फैसिलिटीज़ थी रदर। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं बात करूँ तो मॉक टेस्ट बहुत ही अच्छे थे। अच्छा, आप सुपर 30 बैच में थे? जी। तो सुपर 30 बैच में होने का क्या क्या आपको लगता है कि पर्क्स मिले और क्या उसमें आपको बेनिफिट मिले, उससे थोड़ा भी? सुपर 30 में सबसे पहला बेनिफिट अगर मैं कहूँ तो डेली क्विज जो होता था वो हम लोग को सुपर 30 वाले बच्चों को ही मिलता था, और सब तो फैसिलिटीज दोनों के लिए ही सेम थी, सिमिलर ही थी। हाँ, तो जैसे कि अगर बात आई है सुपर 30 बैच की, तो हम बताते चलें कि इस बार भी इस तरीके का प्रोग्राम रखा गया है और बीएलएलबी की टोटल 80 सीट्स हैं जिसमें सुपर 30 का फॉर्मेट रखा गया है। और इस बार स्पेशल ये है कि बीए प्रोग्राम भी है इसमें, जहाँ पर टोटल 30 सीट्स हैं और सुपर 10 का फॉर्मेट रखा गया है, जहाँ पर जो टॉप 10 बच्चे होंगे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी। इस बार हमारे एमएफएससी 4.0 से, जैसे कि आप सबको पता ही ऑलरेडी, कि 37+ सिलेक्शंस हुए हैं और पिछले 4 सालों में यानी 2020 से लेकर अब तक इन टोटल हमारे 200+ सिलेक्शंस हो चुके हैं जेएमआई लॉ और एएमयू लॉ में। तो हमारा अगला सवाल है मंतशा से। सबसे पहले ये बताइए कि अभी जैसे कि हमारा एंट्रेंस होने वाला है, एमएफएससी का छोटा सा एंट्रेंस होता है, तो आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि कई सारे व्यूवर्स के मन में ये शंका रहती है, कन्फ्यूजन रहती है कि किस लेवल का एंट्रेंस होगा, तो थोड़ा उसके बारे में एक्सप्लेन कर दें आप। लेवल का एंट्रेंस मतलब डिफिकल्टी लेवल उसका क्या होगा, क्या ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं होगा इस तरीके का? देखिए, डिफ़िकल्टी लेवल तो डिपेंड करता है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है एंड इट्स की ज़्यादातर पोर्शन जो होता है पेपर का वो जीएस एंड करंट अफेयर्स पे बेस्ड होता है, बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जीएस और करंट अफेयर्स पे इतने ज़्यादा रिलाई कर जाते हैं, इतना ज़्यादा फोकस कर लेते हैं कि वो बाकी के सब्जेक्ट्स को छोड़ देते हैं। तो लीगल पोर्शन भी अच्छा खासा पूछा जाता है एंड इंग्लिश पोर्शन भी अच्छा खासा पूछा मैं बात कर रहा हूँ एमएफएससी के जो एंट्रेंस होता है छोटा सा, तो उसका क्या, अगर नॉर्मली एक स्टूडेंट जो जिसका बैकग्राउंड इतना नहीं है कि उसने बहुत अच्छी प्रिपेयर करी हो, अगर वो अभी कुछ दिनों में ही तैयारी करे तो क्या वो निकाल सकता है एमएफए का एंट्रेंस? जी बिल्कुल निकाल सकता है वो, अगर वो कंसिस्टेंट रहे अपनी प्रिपरेशन को लेके एंड फोकस रहे तो फिर बिल्कुल निकाल सकता है वो। जी, थैंक यू। मेरा अगला सवाल आपसे है, तो अब चलिए सेक्शन वाइज बात करते हैं। जेएमआई बीएलएलबी में जितने भी सेक्शन वाइज सिलेबस में है, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा करंट अफेयर्स की, क्योंकि ये जो है एक ऐसी चीज़ है जो डिफाइन नहीं है कि इस लिमिटेड ये हमारा सिलेबस है, इसको कवर कर लीजिए, आपका यहाँ से सवाल आएगा। तो सबसे पहले बात करूँगा कि करंट अफेयर के क्या रिसोर्सेज होनी चाहिए, कहाँ से आपको पढ़ना चाहिए? एज अ स्टूडेंट ऑफ मैफिक मैंने बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज को प्रेफर किया था एज प्रोवाइडेड बाय द टीचर, एंड अलॉन्ग विद दैट मैंने जीके टुडे पे रेगुलर अपडेट्स मैंने लिए थे, बट आई हैव सीन कि जो मॉक्स जो मैंने मैफिक इंस्टीट्यूशन से जो हमें मॉक्स मिलते थे, हाफ ऑफ द पेपर वाज कवर्ड फ्रॉम देयर, सो आई वाज वेरी लकी
टू बी द पार्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन एज वेल कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चंस पूछे गए थे क्या कहते हैं पेपर में, वो यहीं से कवर हुए थे. एंड कीप योर रिसोर्सेज, इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर, कीप योर रिसोर्सेज वेरी लिमिटेड. या आप अपनी कोचिंग पे रिलाई करें और थोड़ा बहुत अपनी तरफ से अपडेट लेते रहे जीके टुडे से. ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है. इफ़ यू विल ज़्यादा अपने आप को इन चीज़ों में डालोगे तो बहुत कन्फ्यूज़ हो जाओगे. कीप योर रिसोर्सेज लिमिटेड. अच्छा, जैसे आपसे सवाल मेरा करंट अफेयर्स है, तो इसमें एक और चीज़ इंक्लूड होती है जो है न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, और एडिटोरियल का क्या रोल होता है, क्योंकि कई लोग बोलते हैं एडिटोरियल भी हमें पढ़ना चाहिए, उससे वोकैब स्ट्रांग होगा, करंट अफेयर पे भी आपकी अच्छी अप्रोच रहेगी, तो उसका थोड़ा क्लियर कर. न्यूज़पेपर इज़ नेसेसरी, ऑफ कोर्स इट इज़ नेसेसरी, बट आपको अपने टाइम लिमिट के अकॉर्डिंगली ये चीज़ डिसाइड करनी है कि आप उस चीज़ की नीड है कि नहीं है. अगर आपके पास टाइम लिमिट बहुत कम है, देन रिलाई ऑन द करंट अफेयर्स प्रोवाइडेड बाय द कोचिंग. अगर आपके पास अच्छा खासा टाइम है, देन यू शुड गो फॉर द न्यूज़पेपर एंड एडिटोरियल्स. इफ़ फ्री हो तो ऑफ कोर्स ये आपकी वोकैब तो एनहेंस करेगा, इट विल हेल्प यू, बट इट मेनली डिपेंड्स अपॉन द टाइम लिमिट, कितना टाइम है, क्योंकि मेन चीज़ पे अगर आप फोकस करोगे ज़्यादा तभी ठीक रहेगा आपके लिए. चलिए ठीक है. अगला सवाल मेरा आपसे है जनरल नॉलेज को लेकर. जीके की क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए, क्या सोर्सेज होनी चाहिए कवर करने के लिए, प्लस इसमें लीगल जीके भी आप इंक्लूड करके थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताइए. For GK, I would say same as Archita, that the resources should be very limited. On the first day of MEFEC, Raghib sir told us that keep your resources limited and make sure you revise them most of the time, like a lot of times you have to revise it, and I stick to that and it worked for me like brilliantly. So cover Manohar Pandit's like small books suggested by our teachers, and Mudassir sir's note were more than enough. And we can also go to the YouTube channel of GK Today, which provides MCQs, and all three of them, like they were more than enough for me. So that's all. जी, अगला सवाल मेरा आपसे है इंग्लिश को लेकर क्या सोर्सेज आप बताना चाहेंगे और उसे कैसे कवर करें तो सिलेबस को इंग्लिश के लिए. इंग्लिश जहाँ तक है, इंग्लिश से 30 क्वेश्चंस आते हैं एंट्रेंस में. जो क्लास नोट्स है जो हमने करवाई थी, अच्छा. वो काफ़ी अच्छी रही. और एक एग्ज़ाम वेदा ऐप है जो काफ़ी प्रैक्टिस के लिए काफ़ी सही है, एग्ज़ाम वेदा ऐप. और फिर जो हर डे हम लोग को रात के टाइम मिलता था क्विज़ इंग्लिश के लिए, तो वो काफ़ी बेनिफिशियल रहा था. अच्छा. हाँ जी. और इसको कैसे हम करें, कैसे प्रैक्टिस करें इंग्लिश को, वो प्रैक्टिस में ज़्यादा डाइवर्स नहीं है इंग्लिश ग्रामर को करना, कुछ ज़्यादा कम ही टॉपिक है. जैसे ये एंटोनिम्स करना है, सिनोनिम्स करना है, वन वर्ड करना है, ये सब है. ये सब अगर हम कवर कर लें तो काफ़ी अच्छा रहेगा. चलिए, सही हो गया. अच्छा, एक और मैं चीज़ बता दूं कि सेक्शन वाइज और सोर्सेज की जहाँ तक बात है, बुक लिस्ट की बात है, तो ये ऑलरेडी इसके ऊपर रागिब सर की एक वीडियो अपलोडेड है यूट्यूब चैनल पर. हमारे सभी व्यूअर्स के लिए बता दूं, वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. तो आपसे मेरा सवाल है कि प्रैक्टिस का रोल क्या होता है. जैसे रिवीजन का काफ़ी रोल होता है, इसमें मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं, तो वो आप उसका थोड़ा बताइए कि रिवीजन ने किस तरीके से आपकी हेल्प की पूरे प्रिपरेशन. देखिए, रिवीजन के लिए ऐसा है कि जैसे कि कोचिंग से जो भी नोट्स मिलते थे जी. जो भी मटेरियल्स मिलते थे, उनमें बार बार रिपीट करते थे कि आप रिवाइज कीजिए, एज मच एज यू रिवाइज उतना ही ज़्यादा उससे आप बेनिफिट होगा आपको. तो वो सच में काफ़ी बेनिफिट हुआ. और जहाँ तक बात रही मॉक की, तो मॉक अभी भी ऐप पे पड़े हुए हैं और इस बात के प्रूफ हैं कि अबाउट 50+ क्वेश्चंस जो थे वो पेपर में वो मॉक से ही थे. तो अगर आपने मॉक अच्छे से करा और अगर आपने मॉक को रिवाइज करा है बार बार, तो मॉक ही आपको लगभग 50+ मार्क्स तो इजीली दिला रहा है. बस जी. चलिए, मेरा अगला सवाल आपसे है. आपने शायद जेएमआई और एएमयू दोनों दिया है जी. तो आप व्यूअर्स को जरा ये बताइए कि जेएमआई लॉ और एएमयू लॉ में क्या डिफरेंस होता है, कैसी अप्रोच रखनी चाहिए, और सिलेबस में क्या डिफरेंसेस होते हैं. ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. डिफरेंस है करंट अफेयर्स और लीगल की. जैसे करंट अलीगढ़ में, एएमयू में करंट अफेयर्स बहुत कम आती हैं. अच्छा. और वहाँ जो जीके के पार्ट वो बहुत कम आती हैं. वहाँ मेन फोकस रहता है इंग्लिश पे. तो अगर आप इंग्लिश को ज़्यादा अच्छे से कवर करेंगे तो अलीगढ़ ज़्यादा इजी हो जाता है. और ऑन दी अदर हैंड जेएमआई का क्या सीन है. जेएमआई का सीन है कि यहाँ करंट अफेयर्स और जीके पे ज़्यादा वेट रहता है इस पे, तो यहाँ ये पोर्शन ज़्यादा करना इम्पोर्टेंट रहता है. ठीक है. अगला सवाल मेरा इमरा आपसे है. आपकी रैंक माशाल्लाह बहुत अच्छी आई है, जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह. व्यूअर्स के मन में सवाल रहता है कि ऐसा क्या करें कि हमारी भी रैंक टॉपर्स वाली आए, या ऐसी कौन सी यूनिक स्ट्रेटजी है जो टॉपर्स में है
वो थोड़ा बता दीजिए, उसको क्लियर कर दीजिए। देखिए, हमारे और जो नॉर्मल बच्चे होते हैं टॉपर्स में कोई ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। बेसिकली बस इतना डिफरेंस होता है कि टॉपर जो होते हैं वो कंसिस्टेंट रहते हैं अपनी जी। प्रिपरेशन के साथ। बेसिकली वो हर एक पोर्शन पे इक्वली फोकस करते हैं रादर देन एक पोर्शन पे फोकस करने की वजह। तो आप में से ये बताइए कि कौन कौन ड्रॉपर है, मतलब किसने ड्रॉप लिया था? मैंने ड्रॉप लिया था इस साल। अच्छा, आपने ड्रॉप जी। लिया था। तो आप हमें बता सकते हैं या व्यूवर्स भी बता सकते हैं कि ड्रॉपर्स की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे उसको टैकल करना चाहिए? क्योंकि देखिए, मन में कई सारे सवालात रहते हैं और इमोशनल भी काफ़ी लगता है कि यार मैंने ड्रॉप ले लिया, एक साल होगा क्लियर कि नहीं होगा, तो उस शंका को हमारी viewers- देखिए, मैं मैफैक 3.0 बैच में भी था और MFSC 4.0 बैच में भी था, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि मैं उस बैच में प्रॉपर स्टूडेंट था, मतलब कि क्लासेस लेता था। फिर उसके बाद इस बैच में मैंने क्लासेस नहीं ली। जैसे कि 3.0 बैच में जब मैं था तो उस टाइम 12th के साथ साथ मेरी प्रिपरेशन चल रही थी, तो अच्छे से प्रिपरेशन हो नहीं पाया, उस तरीके का फ्लो बन नहीं पाया, अनफॉर्चुनेटली मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर मेरी बात कैब भाई से भी हुई और कैब सर, जिसे जो आपको कैब सर के नाम आप जानेंगे, तो कैब भाई से बात हुई और रागिब सर से बात हुई। दोनों ने मुझे सजेस्ट करा कि अगर तुम्हें लगता है कि एक बार ड्रॉप लेना चाहिए, वैसे इस एग्ज़ाम के लिए एक बार ड्रॉप ले सकते हैं आप, अगर आपकी स्ट्रेटजी सही है, अगर आप कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं तो एक बार ड्रॉप ले सकते हैं। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि ड्रॉप ले लो और अच्छे से प्रिपरेशन करो, सोर्सेज को लिमिटेड रखो। लास्ट ईयर जो मेरी गलती हुई थी वो सोर्सेज काफ़ी ज़्यादा मैंने फॉलो करे थे, उसी वजह से गलती हुई थी और मॉक्स मैंने अच्छे से नहीं दिए थे। तो उन्हीं सारी गलतियों से मैंने सीखा और इस बार मैंने जब प्रिपरेशन करा तो मैफैक के जितने भी नोट्स थे उन सारे नोट्स को फॉलो किया और मॉक्स को अच्छे से फॉलो किया, उसको रिपीट किया। बीच बीच में डर होता था कि पता नहीं ड्रॉप लिया है निकलेगा कि नहीं निकलेगा, लेकिन वही है कि एक उम्मीद रहती है कि हाँ प्रिपरेशन अपने प्रिपरेशन के ऊपर आप उतने सेटिस्फाइड रहिए कि हाँ क्यों नहीं निकलेगा। तो इस स्ट्रेटजी के साथ आप आगे जाइए, इंशाल्लाह जरूर सिलेक्शन हो जाएगा। जी, इस पे एक शेर याद मुझे आ रहा है, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, उतनी फ्लिक क्या करे जो घुटनों के बल चले। इसके ऊपर कोई और ऐड ऑन करना चाहता है इस चीज़ के ऊपर? जैसा इन्होंने कहा कि अपनी प्रिपरेशन को लेके सेटिस्फाइड रहना चाहिए, तो आई एग्री विद हिम कि हाँ बिल्कुल सेटिस्फाइड रहना चाहिए, बट जस्ट डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट विद इट। बिकॉज बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे जो मतलब बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट रहते थे कि हमारा तो हो ही जाएगा, हमारा नहीं होगा तो किसका होगा। यू शुड बी लाइक कि नहीं, मुझे और मेहनत करनी है, जब तक एग्जामिनेशन नहीं होता है तब तक आपको मेहनत करते जाना है और कभी ऐसे नहीं देखना है कि हाँ मैंने तो बिल्कुल कर लिया है, अब नहीं, अब मैं नहीं कुछ कर रहा, अब सब कुछ हो गया। बट ये है कि एंड रिविजन तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। इवन लास्ट के 15 डेज आप भले ही न्यू कंटेंट ना पढ़िए पर बस रिवीजन ही रिवीजन करिए, मैं तो एक चीज़ ये बोलूँगी और मैंने ये फॉलो किया था। क्या ड्रॉप लेना ज़रूरी है? मतलब अगर ड्रॉप ना ले क्या 12th के साथ कर सकता है कोई शख्स? हाँ, ये आप I can बताइए अगर answer आप that 12th के is, साथ किया जाए। मैंने ड्रॉप नहीं लिया था, आई प्रिपेयर्ड इट अलॉन्ग विद द 12th एंड इट वाज अ प्रॉब्लम फॉर मी इनिशियली, थोड़ा मैनेज तो करने आपने में। मैनेज कैसे किया कि बोर्ड्स भी साथ में? Actually, I was studying in Chandigarh, but I lived in Himachal, so I had to travel in between as well for my examinations to the Chandigarh. तो मुझे बहुत प्रॉब्लम आती थी, but my teachers cooperated with me. I used to call him in the middle of the night sometimes. मुझे recorded session दे देना, मेरे 7 भाई mentor थे, so I used to call him कि मुझे 3-4 दिन के recorded session चाहिए होंगे, मेरे board exams भी हैं. So it was difficult at first, but if you are consistent with it, if you are with the plan like हाँ करना तो है ही है, तो हो ही जाता है. You have to keep your trust with the teacher. टीचर के साथ ट्रस्ट रखें, वो आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ेंगे और अपने आप पे भी इतना विश्वास रखें कि जो वो करवा रहे हैं वो ठीक है और वही आएगा और उसी चीज़ को बार बार रिवाइज करते रहें। चलिए, मेरा अगला सवाल आपसे है कि रिसोर्सेज को लेकर ए से लेकर जेड तक कंप्लीट एक बार में अगर आप बता सकते हैं तो हमारे व्यूअर्स को। रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो इंग्लिश के लिए मैंने जो वोकैबुलरी थी उसके लिए सिर्फ और सिर्फ वर्ड पावर मेड इजी पढ़ी है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा। और उसके बाद ग्रामर जो है, ग्रामर आप SP बख्शी जो है इंग्लिश की बुक है, आप उससे कर सकते हैं। और मैथ की तो मुझे ज़रूरत नहीं थी क्योंकि 12th में मेरा मेडिकल प्लस मैथ दोनों थे और उसमें मेरा आराम से हो गया था। और उसके बाद अगर हम करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर और जनरल नॉलेज, इसके लिए मैंने सिर्फ मुदस्सिर सर के नोट्स पढ़े हैं और एक यूट्यूब पे चैनल है इंडोलॉग्स के नाम से, उससे मैंने लास्ट टाइम रिवीजन जो है सारी वहाँ से की थी। और लीगल की अगर बात करें तो लीगल मैंने पढ़ा था, पहले खुद से ही पढ़ा था, जो बुक थी यूनिवर्सल की बुक थी, उससे लीगल मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया था और उससे बढ़ के कुछ भी नहीं आया, तो उससे मेरा वो पूरा कवर हो गया सिलेबस। अगला सवाल इमरा आपसे मेरा कि कितना टाइम लगता है प्रिपरेशन में? 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, मतलब कितना टाइम चाहिए प्रिपेयर करने के लिए BLLB? देखिए, टाइम की बात अगर मैं कहूँ तो ये पर्सन टू पर्सन वेराई करता है। बेसिकली अगर कोई इंसान 3 महीने में भी प्रिपेयर करता है और अच्छे से पढ़ रहा है वो तो 3 महीने में ही निकाल लेगा और किसी को 1 साल लग जाता है, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है।
तो इसको कैसे मतलब क्या कंसिस्टेंसी करने के लिए क्या स्ट्रेटजी आपने अपनाई, आप कंसिस्टेंट रहे, आपको कितना टाइम लगा ये भी थोड़ा बता दीजिए। जी मैंने तो फरवरी 2023 से पढ़ना स्टार्ट करता बेसिकली, और फरवरी से लेकर मई में एग्ज़ाम था, तो अराउंड 4 महीने तक हो गए थे। 4 महीने की पढ़ाई में अच्छा खासा पढ़ लिया था। अगर आप कोचिंग की सभी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं और साथ में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं तो आराम से निकल जाएगा। इस चीज़ को लेकर कोई और ऐड ऑन करना चाहेगा टाइम फॉर प्रिपरेशन को लेकर? See, I don't think time matters. The thing that matters is consistency. So basically, I prepared in 1.5 months, just like 1.5 months for entrance paper of Jamia BLLB. So the only thing that mattered was I was very regular with my preparation, and I knew nothing in those 1.5 months. I did like everything only regarding the preparation, like following all the mocks and the notes, everything that was provided by the tutors. चलिए मेरा अगला सवाल आपसे है कि आप थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताइए हमारे व्यूवर्स को कि कैसे आपकी जर्नी रही पूरे प्रिपरेशन की ओवरऑल। देखिए पूरे प्रिपरेशन का जैसे कि मैंने कुछ देर पहले भी रिपीट किया कि मैं ड्रॉपर था, उसके बावजूद मैंने 1 साल ड्रॉप लिया और उस तरीके से मैंने फिर चीज़ों को फॉलो करा। सर ने जैसे कहा उन चीज़ों को मैंने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करा, मॉक्स पे काफ़ी ध्यान दिया, रिवीजन पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया। और सबसे बड़ी बात है कि MA-FSE क्यों, ये जो आपने नहीं पूछा उसे मैं जवाब दे देता हूँ। मैं आगे पूछ लेता। तो ये MA-FSE क्यों, इसलिए कि आपको पता नहीं है अभी जामिया का जो पैटर्न है BLLB का बिल्कुल चेंज है। पहले होता था कि 1-2 गाइड लिया, उसे पढ़ लिया और उसके अंदर से क्वेश्चन पेपर आते थे, लेकिन अभी हम पैटर्न देखें तो पैटर्न बिल्कुल चेंज है। जैसे कि दृष्टि IAS का एक नया ट्रेंड चला हुआ है, 2 सालों से देखें तो दृष्टि IAS से क्वेश्चन अच्छे आ रहे हैं, उसकी जो मंथली PDF कंपाइलेशन होती है उससे आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने दृष्टि IAS पढ़ना है पूरा अच्छे तरीके से, फिर आप वो नहीं कर पाएंगे, आप UPSC की प्रिपरेशन कर नहीं रहे हैं, ये जामिया BLLB की प्रिपरेशन है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं जो टीचर हैं, मुदस्सिर सर जैसे हो गए, करंट अफेयर पढ़ाते हैं, तो वो उन चीज़ों को खुद पढ़ते हैं और कंपाइल करके हमें देते हैं, तो वो हमें सिर्फ रिवीजन करना होता है, हमें पढ़ना होता है, तो उससे चीज़ें काफ़ी अच्छी हो जाती हैं। अब काफ़ी लोगों ने लक्ष्मीकांत भी सोर्स फॉलो करने के लिए सजेस्ट करा था पॉलिटी के लिए, लेकिन पॉलिटी के लिए मेरा मानना है कि जो रागिब सर का नोट्स हैं वो जो प्रोवाइड करते हैं और उनका अपना हैंड रिटन नोट्स है तो वो सफिशिएंट है। बस द थिंग मैटर इज़ दैट कि आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करें, कंसिस्टेंट रहें और मॉक्स के ऊपर फॉलो करें। जी, तो अगला सवाल मेरा आपसे है कि क्या कोचिंग के बिना प्रिपरेशन कर सकते हैं? क्या मुमकिन है कि हम प्रॉपर अगर चाहें तो कोचिंग के बिना प्रिपेयर कर दें? हाँ बिल्कुल, आप कोचिंग के बिना प्रिपेयर कर सकते हो, मगर आपके पास सही गाइडेंस होनी चाहिए और परसिवेरेंस होना चाहिए। देखो अगर आपके पास सब्र नहीं है, अगर आप कंसिस्टेंसी से नहीं चल रहे हैं तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फॉर एग्जांपल अब मैं जम्मू कश्मीर की डिस्ट्रिक्ट पूंछ से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। और वो एक बॉर्डर एरिया है, और जब मैं अपने घर से जम्मू जब आता था, मैं हमेशा जो भी क्लासेस थी मैफेक की, मैं गाड़ी में बैठ के उनको अटेंड करता था मैं। मतलब अच्छे से आपको करना है। तो और बाकी अगर मैं अपनी बाकी जर्नी की बात करूं तो 11th-12th में मेरा बिल्कुल भी लॉ की तरफ कोई भी ध्यान नहीं था, मैं IIT करना चाहता था, मैंने उसके लिए कोचिंग भी ली थी सब कुछ, मगर सब्जेक्ट भी 11th-12th में मैंने मेडिकल प्लस मैथ लिए थे। और जब मैंने 11th-12th जब कोरोना की वजह से अच्छी प्रिपरेशन नहीं हो पाई मेरी, उस वक्त मैं फिर लॉ की तरफ मैंने अपना तैयारी इस साइड शुरू की। और जब फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरी नहीं हो पाई तो मैंने अपनी कमियां देखी कि क्या क्या कमी थी मेरे पास, और जब सेकंड मैंने अटैम्प्ट दी और मैंने अच्छे से किया। जो भी कोचिंग में करवाते थे, अगर मैं एक चीज़ पढ़ता था, पहले जो मैंने लास्ट में जो चीज़ पढ़ी थी उसको मैं रिवाइज़ करता था, जितनी बार आगे जाता था उतनी बार पीछे सब कुछ रिवाइज़ करता था मैं। और जो रिवीजन है ये सक्सेस की है। अगर आप अच्छे से रिवाइज़ करोगे, आप अपने आप से ईमानदार रहोगे, आप खुद मेहनत करोगे, मतलब किसी की ज़बरदस्ती पढ़ाने से नहीं, आप खुद जब तक ईमानदार नहीं होगे तब तक आपकी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे आप। और कोई ऐड ऑन करना चाहेगा इस बारे में, विदाउट कोचिंग क्या प्रिपरेशन कर सकते हैं? आई एग्री विद हिम कि आप विदाउट कोचिंग तो प्रिपरेशन कर सकते हैं, बट कोचिंग का रोल कहाँ पे आता है? गाइडेंस पे। जब एक इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है कि मैं इतनी देर से तैयारी तो कर रहा हूँ, वहाँ पे आपको कौन गाइड करेगा? वहाँ पे आप हार मान लोगे। वहाँ पे आपके टीचर्स ही काम आएंगे जो आपको बताएंगे कि यू हैव टू कीप द पेशेंस, और ये जो आपकी मेहनत है ना वो कभी ना कभी तो सफल होगी ही। सही बात है। दैट्स द रोल ऑफ द कोचिंग। कोचिंग आपको पढ़ाएगा तो सही, साथ में एक मेंटरशिप भी प्रोवाइड करता है। आप अपनी प्रॉब्लम्स, कोई भी आपको प्रॉब्लम आ जाए बीच में, आप उनके साथ शेयर करोगे, वो आपको उसका सॉल्यूशन बताएंगे, वो आपको ज़्यादा अच्छा गाइड कर पाएंगे कि आप अकेले
क्योंकि आपकी सिचुएशन हर एक पर्सन से अलग होगी कि आपको बात। कैसे उस चीज़ को मैनेज करना है और आपको कैसे तैयारी करनी है। वो हर एक पर्सन के लिए अलग जर्नी होती है, कैसे मैनेज करना है, कैसे नहीं करना। और दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन कि आपको मेंटर्स भी मिलेंगे। जी चलिए, अगला सवाल मेरा मुझसे आपसे है कि कई लोगों के सवालात रहते हैं, कई लोगों की क्वेरी रहती है कि ऑनलाइन में कैसी पढ़ाई होती है, क्या सही में, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन जब से कोविड के बाद से बता रहे हैं कि भाई ऑनलाइन में सही से पढ़ाई नहीं हो पाती, कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन हो पाती, वो इन्वायरमेंट नहीं बन पाता। तो आप थोड़ा व्यूअर्स को क्लियर कर सकते हैं कि MFSC में किस तरीके की ऑनलाइन टीचिंग हो रही थी? मैं पर्सनली तो ये बताऊंगी कि ऑनलाइन में ही अच्छी पढ़ाई होती है, अच्छा। क्योंकि इसमें आपका पहली बात तो आना जाने का टाइम बच जाता है, फिर आप अपने होम में होते हो, आप अपने कंफर्ट जोन में होते हो, जहाँ पे आप मतलब अपना टेबल कुर्सी सब कुछ अपनी होती है और अपना घर होता है, अपने पेरेंट्स होते हैं। कभी आपको ऐसा फील हो कि हमें सही नहीं लग रहा है, हमें मोटिवेशन की ज़रूरत है, तो मम्मी पापा से बेहतर कोई मोटिवेट कर ही नहीं सकता है, और वो लोग बहुत अच्छे से आपको समझाते हैं कि नहीं आप कर सकते हो। एंड मेरी तो पापा और मम्मी दोनों ने मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट किया और बहुत बोलते थे वो कि नहीं नहीं हो जाएगा। कभी मैं डिस्ट्रेस हो जाती थी तो उन लोगों को बहुत यकीन था कि नहीं ये कर लेगी, इंशाल्लाह कर लेगी। तो उन लोगों के यकीन पे मेरी मेहनत चलती थी कि नहीं मुझे प्रूफ करना है सबको कि नहीं इंशाल्लाह मुझसे हो जाएगा। तो हाँ, और बाकी अगर क्लासेस वगैरह अटेंड कर रहे हैं तो फिर ऑनलाइन में कुछ इतना वो नहीं है, आप बिल्कुल आपको वैसी फील आती है, बिकॉज मैफिक के जो टीचर्स हैं वो लोग तो प्रॉपर बोर्ड एंड उस पर ही पढ़ाते हैं, तो इतना कुछ डिफरेंस नहीं आता है। बस आप अपनी मेहनत ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं ऑनलाइन में। तो यही सवाल मेरा आपसे भी है कि ऑनलाइन कोचिंग किस तरीके से है, क्योंकि कई जगह ऑनलाइन कोचिंग्स होती हैं और वहाँ पे इस तरीके का रिजल्ट नहीं मिल पाता या काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। वही कॉन्सेप्ट MFSC ने कैसे अप्लाई किया, इम्प्लीमेंट किया, और कैसे आपको लगा कि हाँ भाई ये सक्सेसफुल है? देखिए, पहले हमें भी लगता था कि यार ऑनलाइन कोचिंग होगा फिर उतना इंटरेस्टिंग नहीं हो पाएगा, समझ नहीं आएगा, टीचर के साथ इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा। लेकिन जैसे ही चीज़ें 5-6 क्लासेस हमने किए उसके बाद हमें चीज़ें काफ़ी अच्छी लगने लगी, क्लासेस इंटरेस्टिंग लगने लगे। ऐसा नहीं है कि क्लास 1 घंटे का है तो बस 1 घंटे का हुआ, 1 घंटा होते ही ख़त्म। वो क्लासेस कभी कभी 2 घंटे 2.5 घंटे तक चले जाते थे। और आप MFSC ने कैसे इम्प्लीमेंट किया, ये एक सवाल था आपका। आप इसके रिजल्ट्स को देखिए, MFSC 1.0 से लेके और हम लोग 4.0 तक है, 5.0 का इंट्रेंस होने को है। आप रिजल्ट देखिए, लगातार रिजल्ट बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम उस चीज़ों को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और यहाँ के जो टीचर्स हैं, चाहे आप रागिब सर हों, चाहे कैब भाई हों, इवन साद भाई हों या फिर शकील भाई, कभी भी आप किसी भी टाइम कॉल कीजिए, चाहे वो 12 बजे रात को या 12 बजे दिन को, भाई ये दिक्कत है, उसी टाइम तो आपके सॉल्यूशन। mentors थे? जी जी बिल्कुल, उसी टाइम आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये लोग काफ़ी कोऑपरेटिव है, मतलब कि किसी भी टाइम सपोर्टिव है। आप कॉल कीजिए, आप किसी भी तरह का मैसेज ड्रॉप कीजिए, आपको उसी टाइम सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है MFSC स्टूडेंट्स के लिए। मेंटर्स में यार मेरे को भी जोड़ लेना, ठीक है? तो आगे यही सवाल मेरा आप लोगों से, अगर आप भी कुछ ऐड ऑन करना चाहें इसमें कि क्या आपका पर्सनल टच रहा, क्योंकि ऑनलाइन कोचिंग बहुत जगह पे होती है बट वहाँ पे लगता नहीं है कि हाँ सही से हो पा रहा है, तो यहाँ पे क्या यूनिकनेस आपको देखने को मिली? आई बिलीव दैट ऑनलाइन कोचिंग और जो होती है उसमें टीचर्स और आपके बीच में बस एक स्क्रीन भर का गैप होता है। एंड जो हमारे टीचर्स थे उन्होंने क्लासेस बिल्कुल ऐसी मोनोटोनस नहीं ली थी कि वो क्लासेस में आए, बोले और चले गए। क्लासेस काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्टिव होती थी। रागिब सर की, मुदस्सिर सर की एंड कैक्शा मैम की, सबकी क्लासेस काफ़ी इंटरेक्टिव होती थी। वो बीच में हमसे क्वेश्चंस पूछते थे और वो एक चेक रखते थे कि स्टूडेंट्स जो है वो क्लास में एक्टिव हैं या नहीं। और फैकल्टी के बारे में कोई कुछ बताना चाहे कि किस तरीके का डिवीजन था फैकल्टी में, कैसे पढ़ाई होती थी, कौन कौन से टीचर थे, किस तरीके से पढ़ाते थे? लास्ट में मैं पूरे मैफेक, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द होल मैफेक टीम, क्योंकि बहुत कोऑपरेट किया। जैसे कि कैफ भाई को अगर मैं रात को 2 बजे भी कॉल करता था, कोई डाउट होता था, तो कैफ भाई उसको हमेशा कॉल मेरी का आंसर करते थे और पूरी बात बताते थे। कहकशा मैम, शकील भाई, फहद भाई, जैसे आपने भी मेरे भाई लिए थे 2 जी। तो उसके बाद मैं अपने पेरेंट्स का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इतना सपोर्ट किया। मेरे भाई, मेरे चाचू, सब का मतलब मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ, और पूरी मैफेक टीम का भी। थैंक यू सो मच। इमरान, मेरा आपसे सवाल है कि मॉक टेस्ट का थोड़ा बता दीजिए कि कैसे, क्योंकि मॉक टेस्ट में होता क्या है कि फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम कोई अगर अटेम्प्ट करता है तो मोरल डाउन हो जाता है कि यार नहीं हो पाएगा, कैसे होगा। आपका क्या सीन था कि शुरू में आपके कैसे स्कोर्स आते थे, फिर बाद में कैसे इंप्रूव हुआ धीरे धीरे करके?
देखिए, अगर आप पहला मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें टॉप कर लें या उसमें अच्छे मार्क्स आ जाए, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपकी इंट्रेंस में भी उतने ही मार्क्स आएंगे। बेसिकली ये ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, तो अगर आप पहले मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं तो उसमें आपको एनालिसिस करना चाहिए कि कहाँ किस पॉइंट पे हम लोग क्या गलती कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से फिर आपको तैयारी करनी चाहिए। और मैंने भी ऐसा ही किया था। मुझे लगता था मैं मैथमेटिक्स में कम आ रहा है तो मैं उसमें अच्छा प्रैक्टिस करने की कोशिश करती थी, और फिर उसके बाद ऑब्वियसली उसी तरीके से फिर अच्छा हो जाता था और नेक्स्ट मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स आते थे। मंशा, मेरा आपसे एक सवाल। मुझे ऐड ऑन करना है इसमें कि मॉक टेस्ट जो है वो काफ़ी हेल्दी कंपटीशन प्रोवाइड करवाता है, और उसमें हमें पता पड़ता है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं बाकी बच्चों के बीच। तो लास्ट क्वेश्चन मंशा मेरा आपसे ये है कि थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताइए कि एमएफएससी में स्टडी मटेरियल को लेकर क्या था और फैकल्टी किस तरीके से डिवाइड थी, कौन कौन से स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए जाते थे। जी, तो करंट अफेयर्स का अगर देखा जाए तो मुदस्सिर सर के नोट्स वर ऑलमोस्ट सफिशिएंट। अच्छा। उसके बाद एक मैगजीन आई थी प्रहार मैगजीन, उसमें से मतलब इतने ज़्यादा मतलब मोस्ट ऑफ द पोर्शन जो पेपर का था वो कवर हो चुका था। मैंने इवन एंड टाइम पे भी, मैं जब वहाँ पे खड़ी हुई थी लोकेशन पे, एंट्रेंस के लोकेशन पे, तब भी मैंने बस प्रहार का ही रिवीजन किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम पे मतलब जो मैंने ऐसे ऊपर ऊपर से स्क्रॉल करके देखे थे वो क्वेश्चंस फंस गए थे। ऑल्सो अदर सब्जेक्ट्स की अगर बात की जाए तो लीगल अस्मीन मैम पढ़ाती थी, उन्होंने काफ़ी अच्छा पढ़ाया, टॉट्स वगैरह उन्होंने बहुत अच्छे से कवर करवाया। इवन मतलब हम लोगों के सेमेस्टर्स में भी काम आया वो जो उन्होंने पढ़ाया, लाइक इंट्रोडक्शन एंड ऑल, उन्होंने काफ़ी डीप पढ़ाया था। फिर उसके बाद ये बताएंगी जी, आप ऐड ऑन करना चाहें कुछ। आई विल एड ऑन द इंग्लिश पोर्शन। इंग्लिश के लिए कैकेशा मैम हमें प्रोवाइड करती थी वोकैब्स, जो कि काफ़ी वेल प्रोसेस्ड, वो काफ़ी सेलेक्टेड वोकैब्स हमारे लिए चूज़ करती थी, और उसके साथ हमारे लिए एक इंग्लिश की क्विज़ होती थी जो कि काफ़ी सही होती थी, और ये क्वेश्चंस जो बनाते थे हमारे मेंटर्स, हमारे टीचर्स, वो काफ़ी सेलेक्टेड होते थे, और वो वोकैब के क्वेश्चंस, ग्रामर के क्वेश्चंस हमारे एंट्रेंस में भी बहुत सारे आए थे। जी, तो लास्ट में सवाल आपसे मेरा ये है, एक ओवरऑल क्या सजेशन देना चाहते हैं उन सभी के लिए, सारे लॉ एस्पिरेंट्स के लिए जो एमएफएससी एंट्रेंस देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं, जो लॉ एंट्रेंस प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए क्या ओवरऑल सजेशन आप देना चाहते हैं। देखिए, मेरे लिए मैं यही कहूँगा, सजेशन यही दूंगा कि अगर आप जामिया के बारे में सोच रहे हैं जी, तो आपको मैफैक के बारे में पहले सोचना चाहिए। अच्छा, मीन्स दैट थिंक जामिया, थिंक मैफैक। दैट इज अ गेट फॉर ऑफ कोर्स दिस इज द की टू सक्सेस। ओके। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने तैयारी पे बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए। जैसे कि इस बार मैंने जब एंट्रेंस दिया और एंट्रेंस दे के मैं डायरेक्ट कोचिंग गया, वहाँ सारे टीचर, सारे फैकल्टी बैठे हुए थे, वहीं पे मैंने पेपर चेक करा और आई थिंक आई वाज गेटिंग अबाउट 100 मार्क्स। निगेटिव को हटा दे तो मतलब मैं उस टाइम बिल्कुल कॉन्फिडेंट था कि एट एनी हाउ सिलेक्शन तो हो रहा है, और घर पे मैंने उसी टाइम बता दिया कि हाँ सिलेक्शन तो होना है, एट एनी हाउ हो। तो आप इतना कॉन्फिडेंट रहिए, आप चीज़ों को आइए, समझिए, और मॉक्स को और जैसे टीचर कह रहे हैं उन्हें फॉलो करें, इंशाल्लाह सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती वक्त देने के लिए। इस तरीके की और भी इंटरव्यू कम डिस्कशन आते रहेंगे। अगर आपके कोई मजीद सवाल हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि एमएफएससी 5.0 बैच के जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो रिलीज़ हो चुके हैं। इसकी लास्ट डेट 30 नवंबर 2023 है। एंट्रेंस डेट 10 दिसंबर 2023 है, संडे को रखा गया है, और इसके जो हमारे सेंटर्स हैं वो दिल्ली, लखनऊ, पटना रखा गया है। इसके साथ साथ कॉन्टिन्यूस अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम चैनल पे हमें फॉलो कर सकते हैं एमएफएससी दिल्ली यूज़र नेम से। आपको एक नंबर डिस्प्ले हो रहा होगा, अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए इसके रिगार्डिंग तो वहाँ से भी आप क्वेरी अपनी रिजॉल्व कर सकते हैं। एक हमारा व्हाट्सअप नंबर है जो कि प्रेफरेबल है, इसके बाद आप कॉन्टैक्ट नंबर पे भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।